हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्रोजेक्ट प्लानिंग, जो है FY BCom कॉमर्स 1 में। आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 9। 8 लेक्चर जो ऑलरेडी हो चुके हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी है, बिजनेस प्रमोशन के बारे में पढ़ा हमने। अभी आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं इस चैप्टर का, जहाँ पे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आने वाली है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इन प्रमोटिंग बिजनेस यूनिट पार्ट 3। ठीक है, बिजनेस जब प्रमोट होना चाहता है, नए नए लोकेशन पे वो ब्रांच ओपन करेगा या बिजनेस एक्सपांड करेगा, या फिर नया बिजनेस ही स्टार्ट होगा, नया बिजनेस सेटअप होगा, तो काफ़ी सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी कि काफ़ी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है। अभी ऐसा नहीं है कि हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमने अपनी मर्ज़ी से कर लिया, लोगों से पैसे ले लिए, अपनी मर्ज़ी से हम प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं होगा। वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होंगी वो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी सबसे फर्स्ट यहाँ पे उन लोगों ने हमें बताया है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। जब भी हम कहें कंपनी सेटअप होती है या पार्टनरशिप बिजनेस सेटअप हुआ, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, जब बनता है, इनकॉर्पोरेट होता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, एंड तो अभी ये रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, एंड दूसरा लाइसेंस भी काफ़ी सारे लेने होंगे। अभी जो काफ़ी सारे बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगे तुरंत। काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है। तो ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हमें यहाँ पे देखनी होगी कि कौन कौन से एक्ट बने हैं फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फॉर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। चलिए अभी a business unit has to follow legal provisions before starting the operations. At present, licensing is required only for 6 industries such as alcohol, cigarettes, industrial explosive, defense, drugs and pharma and hazardous chemicals. ये 6 चीज़ें उन लोगों ने बताई है। 6 इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जिनको लाइसेंस लेना ज़रूरी है, बाकी लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। नाउ द वेरियस लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज इंक्लूड द फॉलोइंग। अभी सबसे पहला उन लोगों ने हमें बताया है प्रोविज़न, जो है रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। जब भी कोई कंपनी फॉर्म होगी, कंपनी बनेगी, ठीक है, तब हम पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे, प्रोप्राइटरशिप की बात नहीं कर रहे। कंपनी जब बनेगी तब कंपनी को रजिस्टर होना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013। और जब कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। उसका मतलब क्या कि चलो अभी आपकी कंपनी का लीगल स्टेटस आ गया, उसके बाद कंपनी बिजनेस चालू कर सकती है। ठीक है, एंड दूसरा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना ज़रूरी होगा। अभी ये बात हो गई रजिस्ट्रेशन की। तो अब यहाँ पे हमें बताया ये भी गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ऑफकोर्स रजिस्ट्रेशन करना है तो डिटेल्स तो मांगेगी गवर्नमेंट, वो डिटेल्स चेक करेगी, पेपर्स चेक करेगी बराबर है या नहीं, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा हमें। नाउ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी नीड्स टू रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। द प्रमोटर्स यानी कि जो कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनका आइडिया है कंपनी स्टार्ट करने का, तो द प्रमोटर्स मस्ट ऑब्टेन द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दैट इज ROC। तो प्रमोटर्स को क्या करना है, कंपनी स्टार्ट करनी है तो उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना बहुत ज़रूरी है। टू ऑब्टेन द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड टू ROC विच इंक्लूड्स। अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। सबसे पहला आएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा
जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स पर्पस बताएगा, यानी कि कंपनी एंड थर्ड पार्टी के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे इन फ्यूचर उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो बताएगा। एंड उसके बाद आने वाला है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिलेट करेगा बिजनेस के इंटरनल सिचुएशन से, यानी कि बिजनेस कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करेगा जब बिजनेस की प्रोसीजर्स हो रही है, तभी ये सारी चीज़ें होंगी अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जितने भी डायरेक्टर्स होने वाले हैं कंपनी के, उनका लिस्ट, उनकी सारी डिटेल्स। रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अभी डायरेक्टर का भी रिटन कंसेंट होना ज़रूरी है कि वो कंपनी के लिए डायरेक्टर बनना चाहता है वगैरह। ऐसा तो नहीं होगा कि हमें कोई इंसान को डायरेक्टर बनाना है तो हम उसे डायरेक्टर बना देंगे, उसकी भी मर्ज़ी होना ज़रूरी है। रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद आएगा स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस, कुछ करने होंगे कंपनी के बिहाफ में, एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ये सारी ही चीज़ें सबमिट करनी होगी आरओसी में, ठीक है, जिनका वेरिफिकेशन होगा सब कुछ सही है तो उसके बाद ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नाउ द प्रमोटर्स हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी एंड फाइलिंग फीस आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्रमोटर्स क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करना ही है, स्टैम्प ड्यूटी भी भरेंगे, फाइलिंग फीस भी भरेंगे। नाउ आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स द आरओसी इश्यूज सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, सही है, वैलिड है, तब जाके ही आरओसी कंपनी को रजिस्टर करेगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी। अ पब्लिक लिमिटेड company must also obtain certificate of commencement of business before starting its business activities। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो ले लिया, लेकिन उनकी बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ एक्चुअल में स्टार्ट करनी है उसके पहले कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी है उनके लिए, उसके बाद ही बिजनेस का काम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंपनीज़ की बात कर ली। अभी आगे बात करते हैं हम पार्टनरशिप के लिए। ज़रूरी तो नहीं है कंट्री में सारे ही बिजनेस कंपनी ही कर रही हो, पार्टनरशिप भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म बनी और वो बिजनेस करती है, वो भी है। ठीक है, तो अभी उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, उनके लिए बेनिफिशियल है वो अगर उनकी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाते हैं तो। नाउ अ पार्टनरशिप फर्म, पहले तो रजिस्ट्रेशन अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए कौन सा एक्ट है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अ पार्टनरशिप फर्म मे हैव टू रजिस्टर अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द पार्टनरशिप डीड along with other relevant documents must be filed with the registrar of firm। जैसे कंपनीज़ के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ है जहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, वैसे पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है जहाँ पे पार्टनरशिप डिड यानी कि जो एग्रीमेंट बना है पार्टनर्स का वो देना होगा, अलॉन्ग विथ अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, साथ में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो देने होंगे। इन महाराष्ट्र, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात की है, इन महाराष्ट्र अ कॉपी कंटेनिंग मराठी ट्रांसलेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड मस्ट बी फाइल्ड। ये चीज़ ज़रूरी है महाराष्ट्र में। ठीक है, जो भी एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, डॉक्यूमेंट है, सबका मराठी ट्रांसलेशन वाली कॉपी सबमिट करनी होगी। ऑन रजिस्ट्रेशन द पार्टनरशिप फर्म गेट्स लीगल स्टेटस। एक बार दो से ज़्यादा लोगों ने पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया है, ठीक है, अगर उसको रजिस्टर नहीं किया है जब तक, तभी तक उस फर्म का कोई लीगल स्टेटस नहीं माना जाएगा। जब यहाँ पे इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद ही उसको एक लीगल स्टेटस मिलेगा। और इन फ्यूचर पार्टनर्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उस समय पे एक दूसरे पे अगर केस करना हो तो अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है पार्टनरशिप फर्म का तो बहुत आसानी होती है उस टाइम डिस्प्यूट सॉल्व करने में। नाउ नेक्स्ट इज
रजिस्ट्रेशन अंडर द बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1948, बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1948। अभी यहाँ पे लोकल एरिया की बात की गई है। अभी शॉप्स हम कहें तो शॉप्स में काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस आएंगे जो हम आगे यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उन बिजनेसेस को क्या करना होगा, लोकल अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वहाँ का सर्टिफिकेट लेना होगा। रजिस्ट्रेशन अंडर बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1948। नाउ द promoter of every establishment shall send to the inspector of the local area concerned a statement in prescribed form together with prescribed fees containing, क्या भेजा जाएगा, जो भी रिलेटेड इंस्पेक्टर है उसे क्या भेजना है, प्रमोटर भेजेगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म भेजेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है भेजेगा एंड फीस भेजेगा साथ में। अब यहाँ पे सबसे पहले उन लोगों ने बोला है नेम ऑफ द एम्प्लॉयर एंड मैनेजर इफ़ एनी, पोस्टल एड्रेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस का एड्रेस देना होगा, पोस्टल एड्रेस, द नेम इफ़ एनी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट यानी बिजनेस का नाम रखा है तो वो देना होगा, द कैटेगरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, कौन कौन सी कैटेगरी है, यानी कि वेदर इट इज़ अ शॉप, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, रेसिडेंशियल होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, थिएटर और अदर प्लेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट, ये सारे ही लोगों को वहाँ से सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। सच अदर पर्टिकुलर्स में बी प्रिस्क्राइब, बाकी अदर रिक्वायरमेंट्स जो भी होगी वो देना पड़ेगा, वो डिटेल्स फॉर्म या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। Now on the receipt of the statement and the fees, the inspector shall, on being satisfied about the correctness of the statement, register the establishment. The registration certificate is then issued to the establishment, which shall be prominently displayed at the establishment. इंस्पेक्टर को हमने सारी चीज़ें दी है, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, उनको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा एंड उसके बाद वो सर्टिफिकेट इशू करेगा, ठीक है, करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट देख के वो सर्टिफिकेट इशू करेगा, जो डिस्प्ले करना ज़रूरी होगा। जो भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है, रेसिडेंशियल होटल है, रेस्टोरेंट है, वॉटेवर जो भी बिजनेस है वहाँ पे डिस्प्ले करना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो ये हमने थर्ड प्रोविज़न देख लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अभी ये स्पेसिफिकली इनकी ही बात की है कि इनको रजिस्ट्रेशन करना कब ज़रूरी होगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विथ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 25 lakhs कम अंडर माइक्रो एंटरप्राइजेस। देखिए, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज डिसाइड करना है, मीडियम के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है जो आगे आने वाला है। तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज कौन से बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, तो प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो कौन रहेगा, माइक्रो एंटरप्राइज। प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है अप टू 25 lakhs कम अंडर माइक्रो एंटरप्राइज। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विथ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 5 crore कम अंडर स्मॉल एंटरप्राइज। 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी तो आएगा स्मॉल एंटरप्राइज में, ठीक है। अभी वो यूनिट कैसा होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ही होना चाहिए। नाउ द MSES यूनिट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। कहाँ रजिस्टर होना होगा इनको, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। Such registration is required to avail of benefits or assistance meant for MSEs। आगे के लेक्चर्स में हमने देखा था कि इनके लिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए हैं गवर्नमेंट ने MSEs के लिए, ठीक है। तो वो बेनिफिट अगर अवेल करने हो तो इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा, नहीं तो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। Now for this purpose application must be made to General Manager DIC supported by relevant documents। एप्लीकेशन किसको करना होगा, जनरल मैनेजर DIC,
इनको हम एप्लीकेशन करेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देंगे, रिक्वायर्ड फीस देंगे, ये लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे सारे ही डिटेल्स को। अगर सब कुछ सही सही है तो फिर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलो हमने कंपनीज देखा, पार्टनरशिप देखा एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के बारे में देखा। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्टेनिंग फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन लाइसेंस। अभी ये स्पेसिफिकली कौन से बिजनेस के लिए होगा, फूड एंड ड्रग्स। प्रमोटर्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स डीलिंग इन होटल्स, फूड एंड ड्रग्स नीड टू ऑब्टेन FDA लाइसेंस। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन। देखिए लाइसेंस कब लेना है, बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन, यानी कि प्रोडक्शन का काम चालू हो, सारी ही एक्टिविटीज़ चालू हो बिजनेस की, उसके पहले लेना होगा रजिस्ट्रेशन, बाद में नहीं चलेगा। सेपरेट FDA लाइसेंस आर रिक्वायर्ड फॉर होलसेल एंड रिटेल ट्रेड इन फूड एंड ड्रग आइटम। देखिए अभी कोई बिजनेस ऐसा है जो होलसेल भी खुद ही कर रहा है एंड रिटेल भी उसी का है, तो वो उसके होलसेल बिजनेस एंड रिटेल दोनों के लिए डिफरेंट लाइसेंस लेगा। कहाँ से लेगा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से डिफरेंट लाइसेंस दोनों के लिए लेगा। नाउ टू ऑब्टेन FDA लाइसेंस एप्लीकेशन मस्ट बी मेड टू लोकल FDA अथॉरिटीज़। कहाँ जाना होगा, लोकल FDA अथॉरिटीज़ के पास जाके, सपोर्टेड बाय रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टुगेदर विथ लाइसेंस फीस। साथ में क्या देना होगा, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है विथ लाइसेंस फीस देना होगा। सब कुछ सही है तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लियरेंस फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यहाँ से भी क्लियरेंस मिलना ज़रूरी है। यहाँ का क्लियरेंस नहीं लिया है तो हमारे बिजनेस ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। इफ़ अ बिजनेस यूनिट इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस which may pollute the environment, then in such a case clearance is required from state pollution control board। देखिए कोई ऐसा बिजनेस है जो ट्रेडिंग कर रहा है, खाली पोल्यूशन नहीं हो रहा है उसकी बिजनेस की वजह से, तो वहाँ पे इसका लाइसेंस लेना, क्लियरेंस लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे जैसे कि केमिकल बनाने का बिजनेस या कोई और बिजनेस ऐसा होगा जो एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रहा है, वहाँ पे क्लियरेंस लेना ज़रूरी होगा फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नाउ द प्रमोटर्स हैव टू मेक एन एप्लीकेशन। कौन एप्लीकेशन करेगा, प्रमोटर्स, सपोर्टेड बाय रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू ऑब्टेन क्लियरेंस फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट तो देने ही होंगे और जहाँ पे रिक्वायर्ड है फीस भी भरनी होगी। चलिए अभी आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे वैट एंड एक्साइज रजिस्ट्रेशन। हालांकि अभी तो GST आ गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बट यहाँ पे उन लोगों ने हमें दिया है इंफॉर्मेशन वैट एंड एक्साइज रजिस्ट्रेशन। एक्साइज ड्यूटी कब लगता है, जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तब एक्साइज ड्यूटी लगेगा प्रोडक्ट पे। एंड दूसरा वैट कब लगेगा, जब सेल हो रहा है गुड्स का, एक पार्टी दूसरे को सेल कर रही है तो वैट लगेगा नाउ, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। द बिजनेस फर्म सब्जेक्ट टू वैट एंड वैट मस्ट रजिस्टर विद द कंसर्न अथॉरिटीज। नेसेसरी प्रोसीजर्स मस्ट बी फॉलोड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर वैट और SENVAT। The business unit may also require excise registration. For this purpose, registration may be done by business firm with the excise authority। दोनों का registration लेना ज़रूरी होगा। Now next is registration with Directorate General of Foreign Trade, जिसे हम कहेंगे DGFT। अभी ये स्पेसिफिकली कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे फॉरेन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा, यानी कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे। नाउ बिजनेस फर्म्स इंटेंडिंग टू डील इन फॉरेन मस्ट रजिस्टर विथ DGFT and obtain importers exporters code
नंबर, स्पेसिफिकली ये नंबर अलॉट किया जाएगा बिजनेसमैन को, ठीक है, जो बिजनेसमैन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। Now for this purpose application must be made to local DGFT office along with relevant document। अब यहाँ पे एप्लीकेशन किसे करना होगा, लोकल DGFT ऑफिस में, ठीक है, वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म है फिलअप करना होगा, विथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन किया जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन सही है। आफ्टर वेरिफिकेशन उन्हें लगता है तो फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड एक कोड नंबर अलॉट किया जाएगा जिसे हम कहेंगे इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, वो नंबर अलॉट किया जाएगा बिजनेस को, ठीक है। अभी यहाँ तक बात हो गई हमारी बिजनेसेस के लिए। नाउ नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डिन, टिन एंड टेन नंबर्स, वो क्या होता है। नाउ सबसे पहले हम डिन की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे डायरेक्टर की, ठीक है। कंपनी में जो इंसान डायरेक्टर बन रहा है, बनना चाहता है, उसे ये नंबर लेना ज़रूरी होगा। डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। एनी इंडिविजुअल हु इज़ a डायरेक्टर or intends to become a director of a company should apply for DIN। जो ऑलरेडी डायरेक्टर है या डायरेक्टर बनना चाहता है उसने ये नंबर लेना होगा। और डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी मस्ट ऑब्टेन DIN। सारे ही डायरेक्टर्स जितने भी हो, जिस टाइप के भी डायरेक्टर हो, सब ने ये नंबर लेना ज़रूरी है। और जो भी डायरेक्टर है उसे एक ही नंबर दिया जाएगा, भले ही वो अलग अलग कंपनीज़ में डायरेक्टर हो, लेकिन उसका डिन नंबर तो एक ही रहेगा, सेम रहेगा। नाउ डिन इज़ मैंडेटरी फॉर ई फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड पेन कैन नॉट बी यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव टू डिन। डिन के ऑल्टरनेटिव में पेन नंबर यूज़ नहीं कर सकते, वो ये नंबर होना ज़रूरी है। DIN is mandatory for directors of Indian companies who are not citizens of India। देखिए, कोई पर्सन ऐसा है जो इंडिया का सिटीज़न नहीं है लेकिन वो इंडियन कंपनी में डायरेक्टर है, तो फिर भी उसे डिन नंबर लेना ज़रूरी होगा। वो ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं सिटीज़न नहीं हूँ इंडिया का, ऐसा वो नहीं बोलेगा। नाउ डिन इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर डायरेक्टर्स ऑफ फॉरेन कंपनी हैविंग ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। अभी ऐसा इंसान, ठीक है, जो फॉरेन कंपनी में डायरेक्टर है लेकिन उस फॉरेन कंपनी की ब्रांच हमारे इंडिया में है, तो फिर उस डायरेक्टर को डिन लेना ज़रूरी नहीं होगा, नॉट मैंडेटरी। अभी आगे उन लोगों ने बताया है ओनली अ सिंगल डिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिविजुअल। सिंगल डिन, एक ही नंबर रहेगा, irrespective of number of directorship held by him her। भले ही वो डिफरेंट कंपनीज में डायरेक्टर हो पर नंबर सेम ही रहेगा। ऑल द डायरेक्टरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल वुड बी मैप्ड इन द डेटाबेस थ्रू दैट डिन। नाउ इवन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्टर द डिन विल नॉट बी कैंसल्ड, ठीक है। अभी इवन ऑन रजिस्ट्रेशन, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, सॉरी रेजिग्नेशन, डायरेक्टर का रेजिग्नेशन कर दिया, डायरेक्टर ने किसी कंपनी से रेजिग्नेशन कर दिया, अभी वो कंटिन्यू ही नहीं करना चाहता एज ए डायरेक्टर, तो भी उसका नंबर तो कंटिन्यू ही रहेगा। अभी ये बात हो गई डिन की। नेक्स्ट इज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज टिन नंबर। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इज एन इनिशिएटिव बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया for the modernization of current system for collection, processing, monitoring and accounting of direct tax using information technology। देखिए, स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात की है। ये इनिशिएटिव किसने लाया? टिन नंबर का तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लाया, जो डायरेक्ट टैक्स का मैटर देखती है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो सीधा इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। तो अब वो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, बराबर से कलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें अगर मॉनिटर करनी है, चेक करनी है, तो उसके लिए टिन नंबर बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ टिन इज़
repository of nationwide tax related information and has been established by NSDL e-governance infrastructure limited on behalf of ITD, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या होगा, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर 3 नंबर के बेस पे उस नंबर पे से पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल की अलग अलग इनकम कितनी है वगैरह, सारी डिटेल्स वहाँ पे उसकी स्टोर हो जाएगी उसके नंबर के साथ। ठीक है, नाउ अभी आगे देखेंगे 10, दैट इज टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर जिसे हम TDS टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, अभी ये कब यूज़ होगा, एक पर्सन किसी और पर्सन को पेमेंट कर रहा है, फीस पे की है या फिर कॉन्ट्रैक्ट फीस पे की गई है, डिफरेंट ये जो पेमेंट्स हो रहे हैं उस टाइम टैक्स डिडक्ट करना ज़रूरी होगा, जिसे हम TDS कह सकते हैं। तो उसके लिए 10 नंबर होना बहुत ज़रूरी है। Now tax deduction account number is required for deducting tax on payment to parties. It is a 10-digit alphanumeric number required to be obtained by all persons who are responsible for deducting or collecting tax. जो इंसान टैक्स कट कर रहा है उस इंसान के लिए नंबर लेना ज़रूरी है। मानो कि A पर्सन B पर्सन को कुछ पेमेंट दे रहा है, प्रोफेशनल फ़ीस पे कर रहा है, तो उसके ऊपर वो TDS कट करने वाला है, कट करके फिर रिमेनिंग अमाउंट पेमेंट करेगा, राइट। तो उस A पर्सन को 10 नंबर लेना ज़रूरी होगा। नाउ अंडर सेक्शन 203A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, it is mandatory to quote tax deduction account number 10 allotted by income tax department on all TDS returns. ये जो सारे TDS डिडक्ट किए जाएंगे उनके लिए एक रिटर्न भी फाइल करना ज़रूरी होगा रेगुलर प्रिस्क्राइब टाइम पे। तो उस जितने भी रिटर्न जाने वाले हैं उसमें ये 10 नंबर मेंशन किया होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया है क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग बिजनेसेस के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं जो बताता है फाइलिंग रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अभी ये जो बिजनेसेस हैं, कंपनीज़ हैं, पार्टनरशिप्स हैं, ये सारे ही क्या करेंगे, उनको रेगुलर टाइम पे कुछ रिटर्न्स फाइल करने होंगे या अदर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ को। तो वो क्या क्या होंगे अभी वो हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कंपनीज़ के लिए, that is filing annual return. Filing annual return. The secretary must file annual return with ROC within 60 days of AGM. कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसके विदिन 60 डेज़ के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा। कहाँ पे फाइल करना होगा, विथ ROC दैट इज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अभी पर्टिकुलर्स, द एनुअल रिटर्न गिव्स डिटेल्स सच एज, अब ये एनुअल रिटर्न में डिटेल्स कौन कौन सी होंगी। सबसे पहला है नेम ऑफ द कंपनी एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, उसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल मेंशन होंगी, एंड उसके बाद लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज इफ़ लिस्टेड, अगर लिस्टेड कंपनी है तो शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। डेट ऑफ AGM, एनुअल जनरल मीटिंग कब हुआ था उसकी डेट मेंशन होगी। नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इक्विटी शेयर्स कितने हैं, प्रेफरेंस कितने हैं वगैरह वगैरह सारी ही डिटेल्स। अदर रेलेवेंट डिटेल्स, उसके सिवाय अदर जो भी रिक्वायरमेंट होगी डिटेल्स की वो वहाँ पे दी जाएगी, राइट। अभी ये रहा फाइलिंग एनुअल रिटर्न। उसके बाद आता है साइनिंग। द एनुअल रिटर्न मस्ट बी साइंड बाय अ डायरेक्टर एंड अ मैनेजर और सेक्रेटरी। देखिए, मैंने डायरेक्टर का साइन करना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्टर तो साइन करेगा ही, साथ ही में या तो मैनेजर या तो सेक्रेटरी कोई भी चलेगा, एक डायरेक्टर एंड या तो फिर मैनेजर या सेक्रेटरी, ठीक है, दो लोग साइन करेंगे। ये बात हो गई हमारी एनुअल रिटर्न की।
नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स। अभी यहाँ पे फॉर्म्स कौन कौन से होंगे कंपनीज के लिए। द सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल, कौन फाइल करेगा, सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल सर्टेन फॉर्म्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी के पास फाइल होगा। फॉर इंस्टेंस द सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल, एग्जाम्पल दिए उन लोगों ने, काफ़ी सारे फॉर्म फाइल करने होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है फॉर्म 29 एंड फॉर्म 32 का। अभी फॉर्म 29 में क्या होगा, इन दिस फॉर्म डायरेक्टर्स गिव देयर कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर ने उसका कंसेंट दिया है, रिटर्न कंसेंट, कि हाँ मैं एग्री करता हूँ कंपनी में काम करने के लिए। द डायरेक्टर ऑल्सो गिव एन अंडरटेकिंग टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स इफ रिक्वायर्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमने देखा था कि कंपनी का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें कंपनी की इंटरनल चीज़ों के बारे में, रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनल होगी वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर ऐसा मेंशन किया गया है कि डायरेक्टर बनने के लिए कुछ शेयर्स खरीदना ज़रूरी है कंपनी के, जिसे हम क्वालिफिकेशन शेयर्स कहेंगे, तो वो क्वालिफिकेशन शेयर्स की डिटेल रहेगी फॉर्म 29 में और डायरेक्टर का कंसेंट रहेगा। नेक्स्ट इज फॉर्म 32। दिस फॉर्म रिलेट्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड सेक्रेटरी। इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में होगा ये फॉर्म। दिस फॉर्म मस्ट बी फाइल्ड विथ आरओसी विथ 30 days ऑफ कंक्लूजन ऑफ द जनरल मीटिंग। ठीक है, विद इन 30 days ऑफ कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग ये फॉर्म फाइल करना ज़रूरी होगा। तो ये बात हो गई फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स की। नाउ नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट। एनुअल अकाउंट यानी हमारे बैलेंस शीट P&L की हम बात करेंगे एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कोई होगा तो। ठीक है, अभी फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स, द सेक्रेटरी मस्ट फाइल, कौन फाइल करेगा, सेक्रेटरी मस्ट फाइल एनुअल अकाउंट्स विथ आरओसी। Section 220 of Companies Act requires every company to file with ROC। देखिए कंपलसरी है कि ROC के साथ फाइल करना, क्या फाइल करना है, एनुअल अकाउंट्स, 3 copies of balance sheet and P&L account of the company along with 3 copies of relevant document annexed thereto। 3 कॉपी देनी है सब चीज़ों की, बैलेंस शीट हो, P&L हो एंड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स। नाउ द एनुअल अकाउंट्स मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ AGM। कितने दिन में फाइल करना है, एनुअल जनरल मीटिंग हो गई उसके 30 days के अंदर फाइल कर देना ज़रूरी होगा। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। फाइलिंग ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न, कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसके ऊपर टैक्स तो लगेगा, तो उसका रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे, फाइलिंग ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न। कंपनीज डोमेस्टिक और फॉरेन, जो भी कंपनी हो ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टू फाइल कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न विद इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। कॉर्पोरेट टैक्स इज पेएबल ऑन द फॉलोइंग। किस पे टैक्स भरना होगा, फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज एनी इनकम विच इज़ रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये दोनों चीज़ें साथ में है। फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज एनी इनकम विच इज़ रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम मिल गई है या मिलने वाली है इंडिया में तो फिर टैक्स भरना होगा, चाहे कंपनी कोई भी हो, डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर और बाय ऑन बिहाफ ऑफ सच कंपनीज। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज एनी इनकम which accrues or arises or is deemed to accrue or arise in India during relevant previous year। देखिए सेकेंड पॉइंट, डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो तो उनके लिए कोई भी इनकम हो जो इंडिया के अंदर अक्रू हो गई है यानी कि मिलने वाली है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो वैसी इनकम
उसके लिए इसके ऊपर टैक्स लगेगा, टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। अभी हम देखेंगे फॉर अ डोमेस्टिक कंपनी एनी इनकम विच अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। डोमेस्टिक कंपनी है, उसे इनकम मिलने वाली है विच अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, यानी कि फॉरेन में कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं मान लो, और वहाँ पे उसके ऊपर कुछ रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा डोमेस्टिक कंपनी को। ठीक है, तो ये सारे टैक्स जो लगेंगे उसे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहेंगे, और वो टैक्स भरना ज़रूरी है, और उसका रिटर्न भी जो ड्यू डेट है उसके पहले फाइल कर देना ज़रूरी होगा। अभी नेक्स्ट आता है फाइलिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अभी अलॉटमेंट यानी कंपनी जो शेयर्स इश्यू करती है, ठीक है, वहाँ पे सामने जो सब्सक्रिप्शन आता है एंड उसके बाद शेयर्स अलॉट किए जाते हैं तो उसी के लिए फाइलिंग करना होगा रिटर्न का, फाइलिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट which is required to be filed with Registrar of Companies under the Indian Companies Act 1956. It gives details regarding allotment of shares. जो जितने भी शेयर्स अलॉट किए गए हैं उसके रिलेटेड सारी ही इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे। The return of allotment must be filed with ROC within 30 days from the date of passing board's resolution regarding allotment of shares. ठीक है, बोर्ड्स रेजोल्यूशन जो पास हुआ है, कौन सा रेजोल्यूशन रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर, वो रेजोल्यूशन पास होने के विदिन 30 डेज के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर देना होगा विथ ROC, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट हो गई, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। नाउ आगे बढ़ेंगे 6th पॉइंट, फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की हम बात करेंगे। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट सबमिट अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू द मेंबर्स एट लीस्ट 21 डेज ऑफ होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। कौन देगा ये फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट? अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, क्या करेगी? सबमिट करेगी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कितने दिन पहले? एटलीस्ट 21 डेज ऑफ होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है उसके 21 दिन के पहले क्या होगा? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देना होगा। द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट स्टेट्स अमॉन्ग अदर थिंग्स, क्या रहेगा उसमें? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, डिस्टिंग्विशिंग शेयर्स अलॉटेड एज फुल्ली और पार्टली पेड अप अदरवाइज देन इन कैश। कैश के सिवाय जो शेयर्स, कैश लिए सिवाय जो शेयर्स इश्यू किए गए हैं उनकी डिटेल्स रहेगी। वो फुल्ली पेड अप भी हो सकते हैं, पार्टली भी हो सकते हैं। एंड स्टेटिंग इन द केस ऑफ शेयर्स पार्टली पेड अप द एक्सटेंट टू विच दे आर सो पेड अप। पार्टली पेड अप है तो फिर कितना अमाउंट पेड अप है वो डिटेल्स होगी। एंड इन आइदर केस द कंसिडरेशन फॉर विच दे हैव बीन अलॉटेड। नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड by the company in respect of all the shares allotted distinguished as aforesaid। जितना भी कैश मिला उन्हें टोटल by issuing by allotment of shares, ठीक है। एंड ये जो हमने डिस्टिंग्विशिंग शेयर्स की बात की थी तो वो शेयर्स इशू करके भी जितना पैसा मिला, अगर पार्टली पेड अप है तो उतने से सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी कैश रिसीव्ड की। The statutory report must be filed with the Registrar of Companies as per Section 165 Indian Companies Act 1956। ठीक है, ROC के पास ये रिटर्न रिपोर्ट फाइल करना होगा। Now next is filing of special resolution। स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई कोई केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा इन अ मीटिंग। Now a special resolution must be filed with ROC। तो उस स्पेशल रेजोल्यूशन को ROC के पास फाइल करना बहुत ज़रूरी होगा विदिन 30 डेज ऑफ इट्स पैसेज। मतलब कि जो भी एक्टिविटी करनी है, जो भी काम करना है, मान लो कि कुछ शेयर्स अलॉट करने हैं या कोई भी जो एक्टिविटी है उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है
तो उसके 30 डेज़ के अंदर ROC के अंदर वो फाइल कर देना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्स 3/4 मेजॉरिटी फॉर द पैसेज। ठीक है, जो भी पैसेज है यानी जो भी नया काम करने वाली है कंपनी, तो उसके लिए मीटिंग में 3/4 एटलीस्ट 3/4 लोगों का अप्रूवल होना ज़रूरी है, मेजॉरिटी होनी ज़रूरी है वहाँ पे। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इंक्लूड ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, ऑल्टरेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें रूटीन नहीं है, कभी कभार ही ऐसा हो सकता है, जैसे कि ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, ऑल्टरेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसे हम पैसेज कहेंगे कि ये कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी एक्टिविटी है जो रूटीन नहीं है, कुछ नया है, तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और वो रेजोल्यूशन पास होने के विदिन 30 डेज उसे फाइल करना होगा विथ ROC। Now 8th is filing of memorandum and articles of association. Now the memorandum of association states the objective of company, defines its scope of operations and its relationship with the outsider. कंपनी का आउटसाइडर के साथ जो भी ट्रांजैक्शन जिस तरीके से भी होंगे वो सारी चीज़ें मेंशन की होगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। दिस डॉक्यूमेंट मस्ट बी फाइल्ड विद ROC टू गेट कंपनी रजिस्टर्ड। हमने आगे देखा कि कंपनी को रजिस्टर करना है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना ज़रूरी होगा। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो इंटरनल वर्किंग होने वाला है उसके रिगार्डिंग रहेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच नीड्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर द पर्पज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए मेमोरेंडम भी देना ज़रूरी है एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी देना ज़रूरी होगा। ठीक है, अभी इसी के साथ हमने क्या क्या लीगल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने देख ली बिजनेसेस के लिए। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इम्पॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस। ठीक है, कौन कौन से लीगल प्रोविजंस या एक्ट बनाए गए हैं वर्कर के बेनिफिट के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोसाइटी को एंड बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन वो चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना स्टूडेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।